नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से खबर। घटनास्थल पर सीएम धामी पहुंचे। सीएम धामी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज से भी मौजूद है। दोनों ने घटनास्थल का जायजा लिया है जहां पर हादसा हुआ और हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे सभी लोग। यमुनोत्री हाईवे के डामडा के पास दर्दनाक हादसा हुआ कल और उसके बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 26 लोगों की जान चली गई इस हादसे में, जबकि कुछ लोग जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों ने। जो सवारी वहाँ से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी NDRF की टीम यहाँ पर भेजी है। सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से। उन सभी को देहरादून के लिए रवाना कर दिया। जॉली ग्रांट में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद तत्काल यहाँ से रवाना करने के लिए सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। रुकते अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है आज और 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचेंगे। सीएम योगी रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। सीएम रात 8 बजे बाके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे के शादी समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम रात 9 बजे VIP गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे सीएम। और कल का भी कार्यक्रम है। 7 जून को सीएम योगी श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन करेंगे। सीएम यूपी विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। तो आज पहुंचने वाले हैं मथुरा सीएम योगी। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए वहां पर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। रात 8 बजे बाके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय ये दौरा है आज और कल। एक कैथ लैब जो है वो बनाई गई है, उसका उद्घाटन करेंगे। और रात को शादी समारोह है मंत्री के बेटे का, उस शादी समारोह में शामिल होंगे। और उसके बाद रात 9 बजे VIP गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। और उसके बाद कल भी कार्यक्रम है सीएम के। 7 जून की बात करें तो सीएम योगी श्री कृष्ण की जन्मस्थली जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। सीएम यूपी विकास परिषद की 5वीं बोर्ड की बैठक जो है उसमें शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचने वाले हैं। उनके मथुरा दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। आज मंत्री के बेटे की भी शादी है, वहां उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं। मथुरा चलते हैं सीधे, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं मनोहर पटेल। मनोहर, सीएम के दौरे को लेकर और क्या जानकारी है, कब तक पहुंचेंगे? मनोहर, सीएम का आज दौरा है मथुरा, कब तक पहुंचने वाले हैं सीएम वहां पर? तो सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा आज जाने वाले हैं और वहां पर वो कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे, जिसका फायदा जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उन्हें मिल पाएगा। इसके साथ शाम को मंत्री लक्ष्मी चौधरी के बेटे का शादी समारोह है, उसमें शामिल होंगे सीएम। ये एक निजी कार्यक्रम है और 2 दिन का उनका मथुरा का दौरा है। 7 तारीख को वो बाके बिहारी के मंदिर जाएंगे। जब भी मथुरा जाते हैं सीएम, बाके बिहारी के मंदिर जरूर जाते हैं, विशेष पूजा अर्चना वहां पर करते हैं। तो 7 तारीख को उनका बाके बिहारी के दर्शन का कार्यक्रम है। इसके अलावा वहां तमाम तैयारियां प्रशासन ने कर ली है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। VIP गेस्ट हाउस में सीएम रुकेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है आज। 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचने वाले हैं सीएम। 2 दिवसीय दौरा है, आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। रात को 8 बजे बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर प्रशासन ने की है, जान लेते हैं। हमारे साथ मनोहर इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं मथुरा से। मनोहर, क्या और ताजा अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे की, तो आज जो कि कैथ लैब का रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में वह शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 8:10 पर श्री बांके बिहारी वृंदावन मंदिर में वह दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जहां विधि विधान से वह पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता सकूं, उसके बाद वह जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मीनारायण, उनके बेटे की शादी में शिरकत भी करेंगे। तमाम इन व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जी, आज का जो कार्यक्रम है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कल की, तो कल क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे खास? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल के कार्यक्रमों की अगर बात किया तो वह वैतरणी कॉलेज जो कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वहां से वह सीधे श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए पहुंचेंगे, जहां वह भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह के दर्शन भी करेंगे। साथ ही वहां पर वो जो कि विधि विधान से पूजा अर्चना भी श्री कृष्ण जन्मस्थान के अंदर करेंगे। उसके बाद वह जो कि रसखान जी की समाधि है, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और तत्पश्चात वह जो कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद की 5वीं वोट बैठक है, उसमें वह भाग लेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी मनोहर, सीएम तो मौजूद रहेंगे इन कार्यक्रमों में, और क्या क्षेत्रीय के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके 8 साल पूरे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कि योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। साथ ही साथ और तीव्रता लाई जाए, क्योंकि 2024 में चुनाव भी होना है केंद्र सरकार का, उससे लेकर के तमाम जो कि अधिकारी उनको दिशा निर्देश भी योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। जी शुक्रिया मनोहर पटेल तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम वहां पर समीक्षा बैठक भी करेंगे और बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। और अब बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने ट्वीट किया और नुपुर शर्मा पर हुई कार्रवाई को लेकर तंज कसा है। नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, कहा दिखावे की कार्रवाई ना करें। अखिलेश ने नुपुर शर्मा को लेकर जो ट्वीट किया, उसमें यह भी लिखा कि नुपुर शर्मा पर वैधानिक कार्रवाई करें। बीजेपी से उनका भी निलंबन हुआ था, जो आज मंत्री हैं। भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे, बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। तो उन्होंने तंज कसा है। भाजपा की प्रवक्ता ने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। इसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तमाम धर्मों को समान समझती है, एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश इससे उलट देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा पर वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी से उनका भी निलंबन हुआ था, जो आज मंत्री हैं। भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे, बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। हापुड़ ब्लास्ट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के हत्थे चढ़ा है फरार फैक्ट्री मालिक। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री में विस्फोट से 13 लोगों की मौत हुई थी। ब्लास्ट के बाद से फरार हो गया था दिलशाद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हापुड़ एसपी ने मामले की जानकारी दी है। एसपी दीपक बुकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि जो मालिक है फैक्ट्री का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। फैक्ट्री का मालिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइसेंस लिया था और यहां पर
विस्फोटक सामान बनाया जा रहा था, पटाखे बनाए जा रहे थे। बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद 13 लोगों की मौत हो गई थी। 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार दो शख्स है फैक्ट्री का मालिक जो फरार चल रहा था, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। 4/6/22 को धौलाना थाना क्षेत्र के यूपी SIDC एरिया में एक अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें जो उसका मेन जो मालिक था, जिसका नाम दिलशाद है और रूही इंडस्ट्रीज़ के नाम से ये रजिस्टर्ड थी, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो दूसरा अभियुक्त था जिसका नाम वसीम था, उसको भी पुलिस के द्वारा पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। और अब लखनऊ से खबर है, लोकसभा उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख कल है। आजमगढ़ से अंशुल यादव होंगे सपा के उम्मीदवार। सुशील की जगह अंशुल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। 7 जून को नामांकन कर सकते हैं अंशुल यादव, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख है। आजमगढ़ सीट की बात की जाए तो अब उम्मीदवार यहां पर अंशुल यादव को बनाया गया है। डिंपल यादव की भी खबरें थी और अब बड़ी खबर यह है कि अंशुल यादव 7 जून को नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी तारीख है। दोनों ही सीटें रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। सपा के कब्जे में थी, अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो आजमगढ़ से अंशुल यादव 7 जून को नामांकन कर सकते हैं। सुशील की जगह अंशुल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। अब वो ये सीट वापस दिला पाते हैं सपा को या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपचुनाव है लोकसभा के और ये सीट सपा का गढ़ जो है मानी जाती है आजमगढ़, और सपा का कब्जा रहा है लगातार। और इस बार जिम्मेदारी अंशुल यादव के कंधों पर है। 7 जून को नामांकन वो कर सकते हैं, क्योंकि कल नामांकन का अंतिम दिन है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ से कौन होगा, डिंपल हो सकती हैं या कौन हो सकता है। अंशुल यादव अब होंगे सपा के उम्मीदवार, बिल्कुल फाइनल है, अभी भी कुछ बदलाव? देखिए, कई दिनों से लगातार कयास चल रहा है। कभी डिंपल यादव का नाम आता है तो कभी धर्मेंद्र यादव का। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि कल ये नामांकन करेंगे। लगभग इनका नाम फाइनल है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज है इस सीट को लेकर, रोज इस तरीके से नाम बदलते रहे, और जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो लगातार इस मामले को लेकर कटाक्ष करते रहे, कहते रहे जब प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सिद्धार्थ, तो क्या निरहुआ को जब खड़ा किया यहाँ से तो उसके बाद प्रत्याशी बदला गया है क्या? सुशील की जगह अंशुल यादव को उम्मीदवार बनाया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब निरहुआ आ गए चुनाव मैदान में तो कहीं ना कहीं जाकर प्रत्याशी बदला गया। लेकिन इस मामले को लेकर निरहुआ ने खुद कटाक्ष किया, कहा जब अखिलेश यादव प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कितना चुनाव लड़ेंगे, आजमगढ़ की जनता को क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार इस सीट को लेकर उदापोह की स्थिति में किसको लड़ाया जाए। कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है कि कन्नौज की हाल ना हो जाए, कहीं कन्नौज में जिस तरीके से उनकी पारंपरिक सीट थी वो उनके हाथ से निकल गई थी, और ये सीट वो गंवाना नहीं चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जिनके खबरें हैं अंशुल यादव की, कितने दमदार प्रत्याशी हैं ये? देखिए, कहीं ना कहीं ये सब जो है ये मुलायम परिवार के काफी करीबी हैं, और ये कहीं ना कहीं ज्यादा तो ये कभी राजनीति में उतना सक्रिय नहीं दिखे। ये नया नाम बताया जाता है, लेकिन युवा है और बताते हैं कि बाहर से पढ़ के आए हैं। तो कई चीजें हैं इनके अंदर पॉजिटिव है। नहीं, युवाओं के बीच में इनकी पकड़ बताई जाती है, और ये ज्यादातर संगठन में काम किए। चलिए देखते हैं अंशुल यादव कल नामांकन कर सकते हैं, खबरें मिल रही। शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह तमाम जानकारी के लिए। विदेश दौरे पर है मेरठ के राज्यसभा सांसद। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश गए हुए हैं विजयपाल तोमर। गैबोन, सेनेगल, कतर की यात्रा पर है तोमर। उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल में तोमर शामिल है। तो उपराष्ट्रपति के साथ विदेश गए हुए हैं विजयपाल तोमर। गैबोन, सेनेगल, कतर की यात्रा पर है तोमर। विदेश दौरे पर है मेरठ के राज्यसभा सांसद। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश गए हुए हैं विजयपाल तोमर। गैबोन, सेनेगल,
कतर की यात्रा पर है तोमर। उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल में तोमर शामिल हैं। गैबोन, सेनेगल, कतर की यात्रा पर है तोमर। मेरठ से राज्यसभा के सांसद हैं। उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल में वो शामिल हैं, इसलिए विदेश यात्रा पर है। और अब हबीबपुर से खबर है, फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले सारा सामान खाक हो गया। करीब 50 लाख का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कूलर जलकर राख हो चुका है। मौधा कोतवाली के HDFC बैंक के सामने का ये मामला है, जहां पर फर्नीचर की दुकान में आग लगी और 50 लाख रुपए का करीब सामान बताया जा रहा है जो जलकर खाक हो चुका है। इस आग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अचानक ये आग फैलती चली गई क्योंकि ये फर्नीचर जो था वहां पर उसमें आग पकड़ती चली गई और धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। करीब 50 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया, दमकल की गाड़ियों को सूचित किया। ये देखिए रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। और अब रांची से बड़ी खबर है, IAS पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। आज कुछ नए नाम का खुलासा हो सकता है। ईडी लगातार मामले में माइनिंग अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है पूजा सिंघल और पूजा सिंघल से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो इनसे जुड़े लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त रांची से मिल रही है। IAS पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है, लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर ये मिल रही है कि आज कुछ नए नाम का खुलासा हो सकता है पूजा सिंघल के साथ, और कौन कौन लोग थे उसका खुलासा हो सकता है। ईडी लगातार मामले में माइनिंग अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और हर बार कोई बड़ा खुलासा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है पूजा सिंघल। और रांची से हमारे संवाददाता राकेश कुमार फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, IAS पूजा सिंघल मामले में लगातार कार्रवाई जारी है, अभी फिलहाल और क्या खबरें हैं? देखिए, जिस तरीके से पूजा सिंघल का मामला तेजी से सामने आया है, उसके बाद से कई लोगों के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के, जो मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी अब पूछताछ की जा सकती है कि आखिर उनका नाम किस तरीके से आया है, क्योंकि एक मामले में ईडी ने उनको संज्ञान लिया है और खास करके एक मामला था उनका बरहड़वा थाना में, वहां से अपने जिम्मे लेते हुए केस दर्ज कर लिया है पंकज मिश्रा के नाम का। तो कहीं ना कहीं अब जाकर मामला आगे बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे बड़े नाम आ रहे हैं जिसको लेकर आगे ईडी कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि आज कई लोगों से पूछताछ कर सकती है या फिर समन जारी कर फिर से बुलाने की कोशिश कर सकती है। तो फिलहाल ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उससे कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जी राकेश, अगर अभी तक की हम आपसे जानना चाहें कि गिरफ्तारी से लेकर जेल में जाना और पूछताछ होना, कितने दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है, किन किन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, लगभग 1 महीने का समय हो चुका है ईडी की कार्रवाई की। सबसे पहले जिस तरीके से ईडी ने पूजा सिंघल के यहाँ छापा मारा था, उनके जो बाकी रिश्तेदार थे उनके यहाँ छापा मारकर कई चीजें देखी थी। और सबसे अहम बात तब सामने आई थी जब उनके सीए के यहाँ से कैश बरामद हुआ था। 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली थी। और इसके बाद से जब जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं कई लोगों के नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। इसमें प्रेम प्रकाश का मामला आया है, इसके बाद से अब जाकर पंकज मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे व्यवसायी और उद्योगपति हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ईडी लगातार आगे की कार्रवाई कर रही है। जी राकेश, बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर हम लौटेंगे ताजा अपडेट्स लेने के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मांडर उपचुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी से गंगोत्री कुजूर आज नामांकन करेंगी। नामांकन में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 2014 में बंधु तिर्की को शिकस्त दे चुकी हैं कुजूर। इस बार उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की से मुकाबला होगा। यूपीए और एनडीए प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से
मांडर उपचुनाव के लिए आज, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, तो बीजेपी से गंगोत्री कुजूर आज नामांकन करेंगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर आज नामांकन करेंगी और बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, आज मांडर उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, बीजेपी की प्रत्याशी यहां पर नामांकन कर सकती है, कितने बजे खबरें मिल रही है, कब पहुंचेंगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे नामांकन के दौरान? देखिए, जो नामांकन का समय निर्धारित किया गया है 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और सबसे पहले जो विधायक है रांची के सीपी सिंह, उनके आवास पर सारे लोग जमा हो रहे हैं। वहां हो सकता है कि दीपक प्रकाश रहेंगे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बाबूलाल मरांडी जो विधायक दल के नेता हैं, और इसके साथ साथ कई बड़े नेता इस नामांकन में शामिल हो सकते हैं। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से ये बांडर का उपचुनाव है, कहीं न कहीं आने वाले समय में एक लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा कि आखिर राज्य की जनता किस ओर देखती है, और इसको लेकर काफी कहीं न कहीं गर्माहट बढ़ी हुई है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है 2014 में बंधु तिर्की को शिकस्त दे चुकी है और अब इस बार उनकी बेटी है शिल्पा नेहा तिर्की, उनके बीच कड़ा मुकाबला है। देखिए, जाहिर सी बात है कि 2014 के चुनाव में बंधु तिर्की जो इस इलाके में काफी लोकप्रिय माने जाते थे, उनको हराया था इन्होंने, और इसके बाद से जिस तरीके से बंधु तिर्की की सदस्यता गई है तो उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतारा है, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही हैं। और खास करके जिस तरीके से उस इलाके की बात की जाए तो ईसाई बेसिनरी और बाकी जो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, तो ऐसे में दोनों प्रत्याशी कहीं न कहीं आदिवासी हैं और कहीं न कहीं इन दोनों के बीच कड़े मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में एक बार फिर से राजनीतिक गर्माहट देखी जा सकती है। जी शुक्रिया राकेश कुमार, तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि उनके घर शराब बनती थी, उनके माता पिता शराब पीते थे, उनके घर में शराब बेची भी जाती थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को गलत बताते हुए कहा है कि जब ये सब हो रहा था तब शराबबंदी नहीं थी, लेकिन तब भी हमने शराब छुई तक नहीं है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है, जो कानून बना है उसमें दोष ज्यादा है। शराबबंदी कानून का पालन ऐसे हो रहा है कि पुलिस करोड़पति हो रही है और गरीब लोग जेल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में और भी सुधार होने की जरूरत है। हमारे घर में शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, माँ पिताजी दोनों शराब पीते थे, लेकिन हम अपने होठ पर शराब नहीं लाया। एक कोई कानून उसमें नहीं था, लेकिन एक अवेयरनेस पैदा हुआ तो सारी बात हुई। हमारा कहने का मतलब है कि अवेयरनेस पैदा करना चाहिए बनिस्बत की जो कानून बना गया है 2016 का, वो कानून में दोष हम नहीं बतलाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो रहा है कि पुलिस वर्ग के लोग, कुछ और प्रशासन के लोग करोड़पति हो रहे हैं और गरीब तबके के लोग बेगुनाह जेल। तो शराबबंदी को लेकर नीतीश के अपने ही लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। इंडिया वॉइस में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।